मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 20 1 सज्जन का बदला नायिका के हरम वाली खलनायिका 1 सज्जन का बदला एड्स बाय पब फ्यूचर। ये कहा जा सकता है कि कक्षा बी में बदमाशी की पूरी घटना के बाद अमोस ब्लैक का जीवन कमोबेश सामान्य हो गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने साथ हुए अपमान को भूल गए। उसके पूरे जीवन में कभी किसी ने उससे बात करने की हिम्मत नहीं की थी, उसे नीची निगाह से देखना तो दूर की बात थी। लेकिन जिस दिन से उसने इंपीरियल अकादमी में प्रवेश लिया, उसे एक के बाद एक अपमान सहना पड़ा। चाहे वह बेवकूफ़ गणित शिक्षक की लापरवाही भरी फटकार हो, या उस बिम्बो डैनियल और उसके साथी का कठोर रवैया, या फिर उसके मूर्ख सहपाठियों से अलगाव। ये सब एक के बाद एक हथौड़ों की तरह उसके अहंकार पर वार कर रहा था, जिससे उसका सिर नपुंसक क्रोध से भर गया। वह मुश्किल से इतना सहन कर सकता था, बस मुश्किल से, क्योंकि वह खुद को उनके स्तर तक गिराना नहीं चाहता था। लेकिन फिर उन्होंने उसे बदनाम करने की भी हिम्मत की, और मामला और भी बदतर हो गया। उसके मूर्ख पिता ने उनकी बदनामी पर यकीन कर लिया और उसे मारने की हिम्मत भी की। लेकिन सज्जन व्यक्ति के लिए बदला लेने में कभी देर नहीं होती। अमोस जानता था कि कब परिस्थितियां उसके विरुद्ध हैं और कब उसे चुप रहना है, यहाँ तक कि अपने पहले प्यार के मामले को भी पीछे रखना है। वह जानता था कि एक समय आएगा जब वह पलटवार कर सकेगा और इन सभी नुकसानों की 10 गुना भरपाई कर सकेगा। और जैसा कि अपेक्षित था, उन मूर्खों ने कुछ दिनों की चुप्पी के बाद ही उसके बारे में सब कुछ भूल दिया। बेशक इस दौरान वह चुपचाप नहीं बैठा रहा। उसे ये जानना था कि इन सभी अत्याचारों के पीछे कौन है, क्योंकि अगर वह अनजान रहा तो वे अंधेरे में हमला करना जारी रखेंगे। और उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी सबसे जुनूनी पीछा करने वाली डैनियल वाइट थी। उसकी नज़र में ये लड़की उच्च समाज के लिए पूरी तरह से कलंक थी। शून्य गरिमा, शून्य शालीनता और शून्य बुद्धि वाली लड़की। उसके आसपास के लोग अक्सर उसकी खूबसूरत होने के लिए प्रशंसा करते थे, लेकिन अमोस जानता था कि ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वह व्हाइट डियर कॉर्पोरेशन के मालिक परिवार की सबसे छोटी बेटी थी। उसके लिए उसकी शक्ल उन बार गर्ल्स से कुछ अलग नहीं थी। वह एक ही शब्द से दर्जनों बार गर्ल्स को इकट्ठा कर सकता था, और वह शायद नाच भी नहीं सकती थी। नहीं उसे पता था कि किसी आदमी की सेवा कैसे करनी है। उसके बारे में एकमात्र अच्छी बात ये थी कि उसने कम से कम एक अच्छा लक्ष्य तो चुन लिया था, लेकिन इससे भी वह खुश नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बचपन में वे दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे, क्योंकि जब भी वह उसके बारे में सोचता तो उसे बस घृणा ही महसूस होती। ऐसा लग रहा था मानो किसी महान शक्ति ने उस पर दया कर ली हो और उसे अपनी आंखें खोलने की अनुमति दे दी हो, ताकि वह स्वयं देख सके कि उसका अस्तित्व कितना घृणित था। खैर, मुझे लगता है कि अब वह खुद को एमिलिया कहती है। आश्चर्य है कि वह कुतिया क्या योजना बना रही है। बेशक जिस व्यक्ति ने कथित तौर पर अफवाहें फैलाईं, वह एमिलिया नहीं थी, बल्कि कोको नाम की एक और लड़की थी। लेकिन उसे इस बात पर यकीन करने के लिए उस स्टॉकर कुतिया की तरह ही मूर्ख होना पड़ेगा। कोई भी देख सकता था कि कैसे वह छोटी सी पूंछ बिगड़ैल राजकुमारी के इर्द गिर्द हिल रही थी। ये बेहद घिनौना था कि कैसे पैसे ने इन लोगों को पूरी तरह से अपनी गरिमा खो दी। यही कारण है कि ऐसे नए लोगों को सिर्फ इसलिए अपने समूह में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने कुछ पैसे कमाए हैं। ये समझने के बाद कि यह एमिलिया ही थी जो उसके लिए चीजें मुश्किल बना रही थी,
नायक ने फैसला किया कि उस कुतिया को भी सबक सिखाना होगा। एक ऐसा असली सबक जिसे वह कभी भूल नहीं सकेगी। हालांकि उसे यकीन था कि जब तक वह उसे कुछ शब्द कहेगा, वह पीछे की ओर झुक जाएगी, लेकिन वह खुद को ऐसा नहीं समझेगा। नहीं, इसके बजाय उसने एक ऐसी योजना बनाई जिससे एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मारा जा सके। यदि चीजें वैसी ही हुईं जैसा उसने सोचा था, तो न केवल उस कुतिया में उसके पीछे आने का साहस नहीं होगा, बल्कि संभवतः वह उसके सामने आना भी बंद कर देगी। अगर योजना विफल हो गई, तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। बस कुछ गुंडे उपद्रवी थे और एक मंदबुद्धि अमीर लड़की गलत समय पर गलत जगह पर थी। मैंने सुना है कि तुम कुछ बुरे लोगों के साथ घूम रहे थे। अमोस लगभग अपने पैरों पर ही लड़खड़ा गया, क्योंकि उसके पिता के शब्द अचानक खाली हॉल में गूंज उठे। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके पिता बिना लाइट जलाए ही सोफे पर लेटे हुए हैं। माना कि दिन का समय था, लेकिन हॉल में अभी भी थोड़ा अंधेरा था क्योंकि सभी खिड़कियां बंद थीं। और वह वास्तव में घर वापस आते ही उसे परेशान करने की आदत बना रहा है। सौभाग्य से इस बार वह पहले से कहीं बेहतर तरीके से तैयार था। थोड़ा असहज होने के बावजूद उसका स्वर पूरी तरह से शांत रहा और उसने अपने पिता की ओर सिर हिलाया। नमस्ते पिताजी, मैं स्कूल से थक गया हूँ, तो क्या हम पता नहीं कहाँ से सुनी गई निराधार अफवाहों को स्पष्ट करने की बात को रात के खाने तक के लिए टाल सकते हैं? काले बालों वाला आदमी मुस्कुराया, हालांकि उसके चेहरे पर कोई गर्मजोशी नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, हो, मेरा बेटा सचमुच बड़ा हो गया है। उसे लगता है कि मैं नहीं जानती कि वह हर दिन पहली 2 कक्षाओं के बाद स्कूल से निकल जाता है, या वह वापस आने से पहले 3 घंटों में क्या करता है, जैसे वह स्कूल से सीधे वापस आने का नाटक कर रहा हो। चांदी के बालों वाला लड़का अपनी पीठ पर ठंडे पसीने को महसूस कर सकता था, लेकिन किसी तरह उसने कोई घबराहट नहीं दिखाई। चूंकि उनके पिता ने पहले दिन ही निराधार और झूठी अफवाहों पर विश्वास कर लिया था, इसका मतलब ये था कि उनके पास जो भी सूचना स्रोत था, वह पूरी तरह से संपूर्ण नहीं था। और जब तक ऐसा ही है, क्या उसके पिता किसी ऐसी चीज पर आंख मूंद कर भरोसा करेंगे जिसके बारे में वे निश्चित नहीं हैं? आप किस बारे में बात कर रहे हैं, पिताजी? मैं भले ही कक्षा में न हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने स्कूल छोड़ दिया है। मैं ज़रूरत से ज़्यादा देर तक उन मूर्खों से घिरा रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं अकेले पढ़ने के लिए कोई शांत जगह ढूंढता हूँ। क्या ऐसा है? उसके पिता आंखें बंद करके पीछे झुक गए, और जैसे ही नायक ने ये सोचकर राहत की सांस ली कि मामला सुलझ गया, काले बालों वाला आदमी खुद से बात करने लगा। ये बहुत शर्म की बात होगी अगर मेरा बेटा मुझे फिर से निराश करे। ये कितना बड़ा घोटाला होगा अगर मुझे इस उम्र में एक बच्चे को गोद लेना पड़े और उसे अपने नए उत्तराधिकारी के रूप में शुरू से ही प्रशिक्षित करना पड़े। कितना थकाऊ होगा। अमोस को महसूस हो रहा था कि उसकी नसों का खून ठंडा हो रहा है। ये कमीना ये कहने की हिम्मत कैसे कर रहा है कि वो किसी गोद लिए हुए चूहे को कंपनी पर कब्जा करने देगा? ये तो शुरू से ही उसका नहीं है। ये कमीना, माँ ने इसे मेरे ऊपर छोड़ दिया है। मेरे ऊपर। लेकिन वह केवल ये दिखावा कर सकता था कि उसने कुछ भी नहीं सुना है और सीढ़ियाँ चढ़ना जारी रखा। अगर वह सोचता है कि वह अजेय है, सिर्फ इसलिए कि मैं उससे खून के रिश्ते से जुड़ा हुआ हूँ, तो वह कुछ और ही सोच रहा है। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह।
एमिलिया को नायिका और उसके अजीब साथी की चौंका देने वाली निगाहों का सामना करते हुए शर्मिंदगी महसूस हुई, विशेष रूप से उसकी उपस्थिति पर उनकी अतिरंजित प्रतिक्रियाओं के बाद। केवल डिक्सी और कोको ही जानते हैं कि मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ, है ना? ठीक है, अभी तक ये बहुत शर्मनाक नहीं है। हो, मेरी खलनायिका शर्मिंदा है। इस शर्मीले चेहरे को देखो। ओह, क्या उसकी आंखें थोड़ी गीली हैं? कितना अपमानजनक है। एमिलिया इस समय सिंथिया को नज़रअंदाज करने के लिए पहले से ही दृढ़ थी, क्योंकि पूरी स्थिति शुरू से ही उसकी गलती थी, इसलिए उसने नायिका का सौम्य मुस्कान के साथ स्वागत करते समय अपने होंठ भी नहीं हिलाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नमस्ते, क्रिस्टल। नायिका का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था और उसके बगल में बैठी युवती उसे घूर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वह किसी देवी को देख रही हो। और मामला और भी बदतर हो गया, क्योंकि उन दोनों के पीछे कुछ और छात्र भी थे, जो उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। ऐसा लग रहा है कि वे सब किसी बेतुके कारण से एक साथ जाने वाले थे। उसे निश्चित रूप से उम्मीद थी कि कारण उसे और शर्मिंदा करने का नहीं था। एमिलिया को भी अपना भाव बनाए रखना मुश्किल हो गया। शुक्र है कि नायिका ने उसके अभिवादन को अनदेखा नहीं किया और उसे थोड़ा शर्मीली मुद्रा में सिर हिलाकर अभिवादन किया। हाय। नायिका के बगल में बैठी मिडिल स्कूल की छात्रा भी अब खुद को रोक नहीं पाए। राजकुमारी, क्या मैं आपका हाथ छू सकता हूँ? डिक्सी को एमिलिया की आंखों में उलझन भरी उलझन देखकर अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया, लेकिन उसकी दोस्त भी काफी दयनीय थी। ऐसा लग रहा था कि यह पहली बार था जब वह किसी असली फेगल से मिली थी। हालांकि एमिलिया की बातें सुनकर काले बालों वाली लड़की की मुस्कान फीकी पड़ गई। ठीक है, छोटे कद की लड़की, जिसके बाल बेहद लंबे और सुनहरे थे, एमिलिया के सामने अचानक आ गई और उसके सामने श्रद्धापूर्वक घुटनों के बल बैठ गई, जबकि एमिलिया ने अपने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था मानो एक श्रद्धालु पुजारी को अंततः उस देवता की कृपा प्राप्त हो गई हो जिसकी पूजा में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। नायिका के पीछे बैठे छात्रों में ठहाके गूंज रहे थे। नायिका भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला रही थी। पेनी सचमुच बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि यह बात सही है, क्योंकि वह रॉयल नाइट्स की नेता हैं। हा। सच, अगर मेरा शेड्यूल पहले से ही भरा हुआ न होता तो शायद मैं भी इसमें शामिल हो जाता। हटट नॉवल बनट। हा। एमिलिया ने असमंजस में अपना सिर झुकाया, ये सोचते हुए कि उसने स्कूल में रॉयल नाइट डिवीजन की स्थापना कब की थी और इस शुभंकर जैसी दिखने वाली चीज को उसका नेता कब नियुक्त किया था। यहाँ तक कि कोको भी उलझन में दिख रही थी। इस बीच डिक्सी का मस्तिष्क सर्किट पूरी तरह से अलग दिशा में चल रहा था। रॉयल नाइट्स, क्या ये सामान्य नाइट्स से बेहतर नहीं होगा? और वह उनकी नेता है, क्या ये बात उसे मुझसे कहीं ऊपर नहीं रखती? एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास